आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो बैच लेकर के आए हैं, ये जो बैच है ये बेसिकली हम लेकर के आए हैं, ये बेसिकली सीटीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके हम लेकर के आए हैं। सीटीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके हमने ये बैच शुरू किया है। और ये जो बैच है, ये मान करके चलिए कि आपकी सीटीईटी की और सीजीटीईटी की, साथ ही जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा की सारी तैयारी आपको इस बैच में कराई जाएगी। अब मैं बात कर रहा था कि जो सीटीईटी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होता है। सीटीईटी में दो अलग अलग स्तरों पर एग्जाम होता है, या यूं कहा जाए सीटीईटी जो पात्रता परीक्षा है, ये दो अलग अलग स्तरों पर एग्जाम लिया जाता है। एक प्राथमिक स्तर पर लिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापन कार्य करने हेतु, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक अध्यापन कार्य करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की जो सीटीईटी है उसको क्लियर करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा माध्यमिक वर्ग के कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के लिए, यानी कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के लिए आपको सीटीईटी जो है इसको क्लियर करना, माध्यमिक वर्ग का क्लियर करना अनिवार्य होता है। अब इसके सिलेबस पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो इसका सिलेबस आप देखिए, सीटीईटी में मैंने बताया आपको प्राथमिक वर्ग और माध्यमिक वर्ग। तो प्राथमिक वर्ग में कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की कक्षा में अध्यापन कार्य करने के लिए आपको पात्रता परीक्षा क्लियर करनी होती है। वहीं माध्यमिक वर्ग की सीटीईटी में कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक की कक्षा का अध्यापन कार्य करने के लिए आपको सीटीईटी जो है ये क्लियर करना होता है। केंद्रीय स्तर का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा सीटीईटी, और इसमें प्रश्नों का स्तर जो है वो थोड़ा सा गहरा होता है। आप अगर ये सोचेंगे कि एकदम सतही ज्ञान लेकर के एकदम ऊपर ऊपर का पढ़ करके हम एग्जाम में चले जाएं और क्वालिफाई कर जाएंगे तो शायद आप गलतफहमी में हैं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी गहराई में, चाहे जितने सब्जेक्ट हो, मैं ये नहीं बोलता कि केवल हिंदी, क्योंकि मैं आगे जाकर के आपको हिंदी ही पढ़ाने वाला हूं। हिंदी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपको मिले वहां पर कभी भी एकदम सतही क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। वहां पर आपको थोड़ा सा एक अच्छे स्तर का प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें यहां से, तो उसको थोड़ी गहराई में जा करके उसको सीखने के लिए पढ़ें। इसलिए ना पढ़ें कि केवल हमको उसके संबंध में थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, नहीं, आप उसको इस संदर्भ में पढ़ें कि आगे जाकर के हमको इसको लोगों को समझाना है, बच्चों को समझाना है आगे जाकर के। तो आप यदि उस स्तर पर जाकर के पढ़ रहे हैं तब ये माना जाएगा कि आपने सही तैयारी की है सीटीईटी की। नहीं तो सीटीईटी तो बहुत सारे लोग क्लियर ऐसे भी करते हैं, ऐसे लोग भी क्लियर कर लेते हैं जिनको बस एग्जाम के समय तक सारी चीजें याद रहती है और एग्जाम के बाद सारी गपोड़पंती में निकल जाती है ना, भूल जाते हैं लोग। तो हमको वैसा नहीं करना है। हम यहाँ पे जब आपको पढ़ा रहे हैं और हमारी जब ये पूरी कोशिश है कि हम आपको सारी चीजें सिखाएं, केवल पढ़ाएं नहीं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम विद्यार्थियों को सारी चीजें सिखाएं, ताकि आप इतने दक्ष बन सको कि सामने वाले को चीजें समझा सको। ठीक है, चलिए। तो सीटीईटी यदि प्राथमिक वर्ग की परीक्षा की बात करूं 2024, तो कुल 150 अंक का प्रश्न पत्र आपका होना है। 150 अंक का, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 घंटे होंगे। 150 अंक के 150 प्रश्न होंगे, यानी 1 अंक का एक प्रश्न यहां पर आवंटित किया जाता है। अब यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है ये 30 अंक का 5 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। सिलेबस आपका 30 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है 30 अंक का, सीडीपी जिसको आप बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरे भाग में है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 के अंतर्गत सामान्य हिंदी को हम रखे हैं और 30 अंक का यहां से सिलेबस आना है। दूसरे भाग में लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2,
और लैंग्वेज 2 के रूप में आप इन 20 में से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। ध्यान रखना, यदि आपने प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव किया है तो द्वितीय भाषा के रूप में फिर से हिंदी का चुनाव नहीं हो सकता। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं वो द्वितीय भाषा के रूप में कहीं ना कहीं अंग्रेजी में थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए द्वितीय भाषा के रूप में वो चयनित किसको करेंगे, अंग्रेजी का चयन करेंगे। इसीलिए लैंग्वेज 1 में हमने रखा हिंदी को और लैंग्वेज 2 में हमने रख दिया है सामान्य अंग्रेजी को। शायद इसी रूप में आप फॉर्म भरेंगे एग्जाम का। ठीक, चौथे पार्ट में है गणित, जो कि 30 अंक का आपको पूछा जाएगा, और चौथे भाग में है पर्यावरण, जो कि 30 अंक का आपको पूछा जाएगा। यानी 5 समान भागों में बटा हुआ है आपका 150 अंक। हिंदी है, अंग्रेजी है, सीडीपी है, पर्यावरण है और गणित है। सभी 30-30 अंक के आपके आने हैं, और ये मान करके चलिए कि सभी भाग से लगभग 15-15 प्रश्न जो है वो पेडागोजी वाले भाग से आना है। इस वाले भाग में तो खैर पूरा ही पेडागोजी है। इसके अलावा यदि आप हिंदी में देखें तो 15 नंबर जो है, 30 में से 15 प्रश्न जो है वो पेडागोजी से ही रहना है। अंग्रेजी में 30 में से 15 प्रश्न पेडागोजी के रहने हैं। पर्यावरण और गणित में भी पेडागोजी का भाग अच्छा खासा रहना है, 50% का वेटेज रहता ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम पेडागोजी वाले भाग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे और यहां से कंप्लीट तैयारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये है प्राथमिक वर्ग के लिए जो सीटीईटी का सिलेबस है ये। अब यदि हम बात करें माध्यमिक वर्ग के लिए सिलेबस क्या है सर, तो माध्यमिक वर्ग में सिलेबस जो है ये 4 भागों में बटा होता है। ध्यान रखेंगे 4 भाग में। शुरुआत के 3 भाग कॉमन है, यानी आपको सीडीपी पढ़ना है, 30 अंक का आना है यहां से क्वेश्चन। इसके अलावा लैंग्वेज 1 30 अंक का और लैंग्वेज 2 30 अंक का। लैंग्वेज 1 और 2 ये 30-30 अंक के आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को मानेंगे और लैंग्वेज 2 के रूप में आप किसको रख रहे हैं, इंग्लिश को रख रहे हैं। ठीक, अब अंतिम का जो भाग है 60 अंक का, ये बढ़ जाता है। 60 अंक का जो भाग है ना, अब ये जो 60 अंक है, यूं कहा जाए कि इस 60 अंक में आपका सब्जेक्ट जो है उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप गणित वाले या विज्ञान वाले सेक्शन से फॉर्म भरे हैं तो मान करके चलिए 60 अंक के प्रश्न आपको गणित और विज्ञान वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। जबकि यदि आप सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो वहां पर 60 अंक के प्रश्न आपको यहां से पूछे जाएंगे। ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, कुल 150 प्रश्न ही आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि सर इसमें 60 सॉल्व कर लिए फिर इसको भी सॉल्व कर रहे हो, नहीं, अपने को इसमें या इसमें से 60 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। या तो आप सामाजिक अध्ययन के प्रश्न सॉल्व करें या तो आप गणित और विज्ञान के प्रश्न सॉल्व करें। तो ये सिलेबस यदि आप देखेंगे तो सिलेबस जो है ये 150 अंक का सिलेबस होने वाला है, और ये माध्यमिक वर्ग के लिए आपको सिलेबस यहां पर देखने को मिल रहा है। अब इसी सिलेबस को यदि मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा से मिलाऊं, देखिए छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उससे मिलाते हैं। अब देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में, अब ये क्या है सर, शिक्षक भर्ती परीक्षा ये सीटीईटी क्लियर करने के बाद का है प्रोसेस। सीटीईटी या सीजीटीईटी जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर अध्यापन करने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसके लिए जो सिलेबस होता है वो सिलेबस ये रहा। इस सिलेबस को यदि आप देखेंगे तो सिलेबस 7 भागों में बटा हुआ है सहायक शिक्षक हेतु। सहायक शिक्षक कहने का मतलब ये प्राथमिक वर्ग में अध्यापन कार्य हेतु जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उनके लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। 150 अंक का प्रश्न पत्र होना है और 150 अंक जो है वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी 30 अंक का है। इसके अलावा सामान्य हिंदी 25 अंक की है, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक की है, गणित 30 अंक का है, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का है। तो ये सारे भाग तो आप वहां पर भी देखे थे, है कि नहीं? ये सारे भाग, ये पांचों भाग आप जब
प्राथमिक स्तर का शिक्षक भर्ती देखे थे, है ना, सीटीईटी का सिलेबस देखे थे, वहां पर भी तो लगभग सेम है, बस अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। वहां पर सीडीपी 30 अंक का था, यहाँ भी 30 अंक का है। सामान्य हिंदी वहां पर 30 अंक की थी, यहाँ पर 25 अंक है। सामान्य अंग्रेजी वहां पर 30 अंक की थी, यहाँ पर 25 अंक की है। गणित वहां पर 30 अंक का था, यहाँ भी 30 अंक का है। और पर्यावरण अध्ययन यहाँ 20 अंक का है, यहाँ 30 अंक का है। ये देखा था आपने सिलेबस में। अब बचे हुए जो 20 अंक हैं, यहां से 10 अंक हटा, यहां से 10 अंक हटा, ये 20 अंक कहां गया सर? तो ये जो 10 अंक है इसको लाया गया है कंप्यूटर के रूप में। कंप्यूटर के 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और वहीं सामान्य ज्ञान वाले हिस्से से आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर से 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न। अब ये जो हिस्सा है, ये मान करके चलिए कि ये अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि जो सीटीईटी या सीजीटीईटी क्लियर करता है उसके ये सारे सेक्शन तो ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने वास्तव में पढ़ाने के लिए खुद मेहनत की है, वो उनका ये हिस्सा ठीक ठाक होता है। लेकिन जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में आते हो तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये वाले हिस्से का वैल्यू बहुत ज्यादा, इस हिस्से की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों सर? क्योंकि कंपटीशन जो है ये बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, और जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना, जहां अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई ये वाला हिस्सा भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर, न केवल सीटीईटी की बल्कि सीजी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस को भी यहाँ पर कंप्लीटली पूरा कराया जाएगा। कहने का मतलब ये सारे हिस्से तो कंप्लीट कराए ही जाएंगे, ये जो एडिशनल भाग आप देख रहे हैं कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान का, ये भी आपको यहाँ पर पूरा कराया जाएगा, ताकि आप एक भी नंबर के लिए ऐसा ना हो कि सर वो मुझसे आगे रह गया। आपकी पूरी तैयारी यहां पर करा करके आपको एग्जाम में उतारा जाएगा, ठीक है। अब ये तो प्राथमिक वर्ग के शिक्षक की बात हुई। अब यदि मैं शिक्षक पद हेतु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, उसकी यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर भी सिलेबस जो है ये 7 भागों में बटा हुआ है। यहां पर भी सीडीपी आपको मिलेगा 30 अंक का, सामान्य हिंदी मिलेगी 30 अंक की, अंग्रेजी है 30 अंक की, गणित और विज्ञान मिलाकर के हो रहे हैं 30 अंक। अब शिक्षक से सहायक शिक्षक की यदि आप तुलना करेंगे तो वहां पर अकेले गणित 30 अंक का था, यहां पर गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक का है। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि गणित 15 अंक का और विज्ञान भी 15 अंक का आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन वाला हिस्सा 20 अंक का आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान ये 10-10 अंक के सिलेबस आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस दिमाग में एकदम चिपका हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सिलेबस यदि हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है तो हम अपनी रणनीति कैसे बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर होता क्या है कि सर हमको सीडीपी तो आती है सर, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, सीडीपी समझ में आ जाती, कोई समझाता है तो ठीक है, हिंदी समझ में आ जाती है सर, लेकिन जीएस में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सर। तो हम क्या करते हैं, जीएस को टाइम देते हैं। अब जीएस आप पढ़े पढ़े हो, दिन में 10-10 घंटा केवल जीएस को दे रहे हो, और क्वेश्चन कितने नंबर के आने? मात्र 10 अंक के। तो क्या आप अपने टाइम के साथ न्याय कर पाए क्या? नहीं ना। हाँ, तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप इन सारे सेक्शंस को सही से डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ सके। आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आप सारे हिस्से को प्रॉपरली कवर कर सके। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितने भाग हैं उनको पर्याप्त वेटेज देते हुए आपको पढ़ाया जाए। इससे होता क्या है, इससे होगा ये कि आपके मन में ये रहेगा कि सर हमने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया है, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार किया है, इस सब्जेक्ट में सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपके मन में आ रहा है ना, ये यहां से कोई गफलत नहीं होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाए सर, लेकिन फिर भी इतना ये रखिए
जितनी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के लिए एकदम मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान में सर इतिहास पढ़ लिए हैं सर, छत्तीसगढ़ पढ़ लिए हैं सर, बचा क्या है, अर्थव्यवस्था बचा हुआ है सर, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं सर। तो टीचर क्या बोलेगा पता है आपको, एक लाइन में बोलेगा एक काम करो उसके पीछे मत भागो, बाकी सेक्शन को मजबूत करो। आप यहाँ 1 नंबर के लिए भाग रहे हो, उससे बेहतर यह है कि आप सीडीपी में 1 नंबर ज्यादा लेकर के आ जाओ। ये आपको अच्छे से समझ भी आएगी चीजें। ठीक है, और हो सकता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वहीं से 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे आईक्यू वगैरह हो गया, वहां से कई बार 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, या कोई बाल मनोवैज्ञानिक है उसके सिद्धांत आपने देखा होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां से 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि सिलेबस में जिसका वेटेज जैसा है उसके हिसाब से आप अपने पढ़ाई के टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, सारी चीजें यहां पर आपकी कंप्लीट होंगी, पूरा सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा। बस ये है आप साथ में प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। ठीक है, आप पुराने क्वेश्चन को लीजिए, पुराने क्वेश्चन को लीजिए या एमसीक्यू वाली कोई किताब ले लीजिए, साथ में उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये मान करके चलिए ये एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, चाहे वो सीटीईटी का एग्जाम हो चाहे शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और सीटीईटी और शिक्षक भर्ती के एग्जाम तो ऐसे हैं जैसे एक तीर से दो शिकार। आप सीटीईटी अगर एकदम अच्छे से तैयार किए हैं, 120 130 लाने की यदि आप क्षमता रखते हैं, तो ये मान करके चलो कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सीटीईटी में अगर उतना ला रहे हैं तो सीटीईटी में अगर आप 120 तक खींच दिए 150 में, तो ये मान करके चलो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। क्योंकि सीटीईटी मैंने कहा ना, सीटीईटी का एग्जाम इतना आसान होता नहीं है। सीटीईटी का एग्जाम अच्छे खासे स्तर पर प्रश्न करता है और सीटीईटी का एग्जाम आपका पूरा दिमाग का ना मैराथन करवा देता है। ठीक है, पूरा दिमाग को जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे 2.5 घंटे तक पूरा दिमाग नाचते ही रहेगा, यहां से वहां यहां से वहां, ये प्रश्न ऐसे, इसको पढ़े थे याद नहीं आ रहा, इसको पढ़े थे याद नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आंकड़े बदल दिए जाएंगे, है ना, क्वेश्चन वही रहेगा, शब्द बदल दिए जाएंगे। जैसे हिंदी में कई बार ऐसा होता है कि आपको पूछ देता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, पूछा हुआ है, कई बार देखा होगा आपने ये क्वेश्चन। अब इसी चीज को अलग तरीके से पूछ देता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनकी संख्या हिंदी में कितनी है, हिंदी में उनकी संख्या कितनी है, क्वेश्चन वही है, शब्द बदल दिया उसने। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण निर्बाध रूप से मुख से होता है, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, शब्द वही है, यानी क्वेश्चन वही है, पूछ वही रहा है, शब्द उसने बदल दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर कि आप जब सीटीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके होंगे तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो एकदम आज से रूटीन बना लो, आप रूटीन बना लो कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है और इसके लिए मुझे जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं अपनी पढ़ाई को देने वाला हूं या देने वाली। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप अच्छा स्कोर कर लिए तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और वो आपको आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में दिखेगा वो डायरेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा वो आप कॉन्फिडेंस आप खुद फील करना जब आपके अच्छे अंक आएंगे, अच्छे अंक आएंगे सीटीईटी में तो आप उसका असर देखिएगा, आपको दिखेगा शिक्षक भर्ती की परीक्षा में। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, पढ़ते रहना और एग्जाम तो निकल जाएगा। सीजीटीईटी भी होना है इसके बाद, सीटीईटी के कुछ दिन के बाद सीजीटीईटी होना है तो सीजीटीईटी भी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई सिलेबस की बात, अंकों का वितरण कैसे होता है मेरे ख्याल से आपने अच्छे से दिमाग में नोट कर लिया है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा ही, आप पीडीएफ के माध्यम से भी चीजों को देख सकते हैं। अब यदि मैं सहायक शिक्षक के स्तर पर हिंदी के सिलेबस की बात करूं, क्योंकि आगे जाकर के मैं आपको हिंदी ही पढ़ाने वाला हूं, तो हिंदी का सिलेबस जो है वो सहायक शिक्षक और शिक्षक दो अलग अलग स्तरों पर आपको दिखता है। सहायक शिक्षक में
हिंदी के सिलेबस में कुल 9 अध्याय आपको देखने को मिलेंगे। 9 अध्याय हैं और इन 9 अध्यायों में पूरी हिंदी को समेट दिया गया है। आप मानेंगे नहीं, जितना सिलेबस किसी और एग्जाम में नहीं होता है व्यापम के, उससे कहीं ज्यादा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्नों के आने का स्तर भी जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हम अपनी तैयारी भी उसी स्तर पर ले जाकर के करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले सहायक शिक्षक के पद हेतु जो हिंदी का सिलेबस है उसमें 9 अध्याय हैं। अब ये 9 अध्याय जो हैं ये पूरे हिंदी के सिलेबस को कवर कर देते हैं। जितने शब्द आज तक आपने सुने होंगे हिंदी में वो सब के सब इसमें शामिल हैं, रस छंद अलंकार को छोड़कर। क्या क्या है देखिए। इकाई 1 यदि आप देखें तो इकाई 1 में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, यानी पूरी की पूरी आपको क्या पढ़नी है, यहां से वर्णमाला पूरी की पूरी पढ़नी है। अब वर्णमाला यदि मैं कह रहा हूं तो वर्णमाला में केवल ये नहीं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, है ना, किसका क्या नाम है, केवल ये जान लेना पर्याप्त नहीं है। जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में आपको अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने होते हैं। वर्णमाला जब आपको पढ़ाऊंगा मैं तो वर्णमाला में आप देखिएगा कि इतनी सारी चीजें हैं जो आपने सुनी भी नहीं है वर्णमाला में। ठीक है, वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं तो वर्णमाला में हम क्या सोचते हैं कि केवल आ से लेकर के ज्ञ तक पढ़ लिए, कहानी वहीं पे खत्म हो गई, जबकि कहानी वहां से शुरू होती है। हम वर्णमाला में वर्णों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है। जब 12 खड़ी बनाना सीख जाते हैं तो हमको लगता है कि हमने पूरी हिंदी सीख, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला में सबसे पहले मैं आपको वर्णों का ज्ञान कराऊंगा कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। जो 52 ध्वनियां आप पढ़ते हैं, बचपन से सुनते आए होंगे कि हिंदी में 52 प्रकार के वर्ण हैं। तो ये 52 ध्वनियां कौन कौन सी हैं, 52 वर्ण क्या है, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, वर्ण और अक्षरों की संख्या निकालते क्या है, वर्ण विन्यास क्या होता है, वर्ण संयोजन क्या होता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वर्णों के नामकरण भी हैं हमारी वर्णमाला में। नामकरण जैसे स्वर आप पढ़ते हैं तो क्या केवल स्वर 11 स्वर हैं, बस कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है क्या? नहीं सर, आपको पढ़ना होगा लघु स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, लघु स्वर यानी ये मूल स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, आपको देखना होगा। उदासीन स्वर किसको कहा जाता है। इसके अलावा स्वरों का विभाजन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्वरों का विभाजन आप पढ़ेंगे। स्वरों को जो 4 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है उन 4 अलग अलग आधारों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। यहां से क्वेश्चन आता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, या जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। बहुत आसान प्रश्न है और आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम लोग तो इतनी सारी चीजें मिस कर गए थे, कभी देखे ही नहीं है। तो स्वर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। स्वर पढ़ेंगे आप, उसके बाद फिर आप व्यंजनों में आएंगे तो व्यंजनों का विभाजन पढ़ेंगे। व्यंजनों का विभाजन अभी तक हमने सब पढ़ा यही है कि व्यंजन जो है ये 33 होते हैं हमारे यहाँ। ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं केवल इतना हमको पता था, लेकिन प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों को बांटा जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर बांटा जाता है और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी बांटा जाता है, तो वो भी हमको पढ़ना है। किसको अर्ध स्वर बोलते हैं, किसको संघर्षी, संघर्षहीन, है ना, नाम पढ़ते हैं। उष्म संघर्षी किनको कहा जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप व्यंजनों के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि सघोष और अघोष ध्वनियां क्या होती हैं, वो आप पढ़ोगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं व्यंजनों में पढ़ने के लिए भी। इसके बाद आप पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थल। वर्णमाला का ही टॉपिक है ये।
वर्णमाला के टॉपिक में ही आपको पढ़ना है वर्णों का उच्चारण स्थल। अब ये उच्चारण स्थल कहने का मतलब आपने सुना होगा ना कि हमारी वर्णमाला में क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से और प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। हमको 25 वर्णों के उच्चारण स्थल तो हमको एकदम रटाए होते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन आता है व का उच्चारण स्थल क्या है, ए का उच्चारण स्थल क्या है, ओ का उच्चारण स्थल क्या है, श का उच्चारण स्थल क्या है, तीनों प्रकार के श का शकार जो है उनका उच्चारण स्थल क्या है, य का उच्चारण स्थल क्या है, र का उच्चारण स्थल क्या है। तब फिर हमारा दिमाग जाकर के फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए हमको सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़नी है। तो वर्णों का उच्चारण स्थल पढ़ेंगे, इसके अलावा आप पढ़ेंगे अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण पढ़ेंगे। कौन किन किन वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है, किन किन वर्णों को महाप्राण कहा जाता है, क्यों उनको अल्प प्राण बोलते हैं, क्यों महाप्राण बोलते हैं, वो परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का या वर्णों का विभाजन, जिसमें आप पढ़ते हैं सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो ये हैं क्या और किन किन वर्णों को इनके अंतर्गत रखा जाता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। तो वर्णमाला ये मान करके चलो कि एक दिन का टॉपिक नहीं है, कम से कम इसको पढ़ाने में मुझे 4 से 5 दिन या कभी कभी पूरा एक हफ्ता लग जाता है केवल वर्णमाला में। यानी जिस वर्णमाला को आप सोचते थे कि आ ई से लेकर के ज्ञ तक हम पढ़ के चल दिए सर, हो गई कहानी खत्म, तो ऐसा नहीं है। वर्णमाला अपने आप में पढ़ना चैलेंज है। ठीक है। इसको पूरा पढ़ने में लगभग हमको एक हफ्ते का टाइम लग जाता है, कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं वर्णमाला में कि हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। छोटे छोटे अंतर होते हैं और उन अंतरों को हम नहीं समझ पाते और आंसर गलत करके आते हैं। वर्णमाला का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तो आप बढ़ेंगे संधि की तरफ। वर्णमाला से आप कहां बढ़ेंगे, संधि की तरफ बढ़ेंगे, और ये सारी चीजें आपको आगे जाकर के काम आएंगी। संधि आपकी अच्छी होगी तो आप उपसर्ग बहुत अच्छे से बना पाओगे, उपसर्ग बहुत अच्छे से बना पाओगे, शब्द शुद्धि अच्छे से बनेगी। शब्द शुद्धि वाला टॉपिक आपका अच्छा से बनेगा। तो बहुत सारी चीजें लिंक हो करके एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इस तरह तरीके से आती है। ठीक है। तो धैर्य बना करके साथ में पढ़ते जाना, बिल्कुल एकदम ऐसे आप पढ़ोगे ना। बस मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग अगर साथ में पढ़ते रहे तो ये मान करके चलो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कर दूंगा कि आप किसी भी चीज को सामने वाले को समझा पाने में सक्षम हो जाओगे, किसी भी चीज को हिंदी में। ठीक है। कोई शब्द अगर गलत लिखा है तो क्यों गलत लिखा है, कोई शब्द यदि सही है तो क्यों सही है, ये आप आसानी से निर्णय कर पाओगे। शब्द शुद्धि के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सीटीईटी में भी आता है और शिक्षक भर्ती का तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ। अब ये टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा वर्णमाला का, इसके बाद फिर आप पहुंचेंगे लिंग, वचन और संधि में। ये देखिए लिंग और वचन टॉपिक है। इसके बाद है संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग की संधि। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊं, मैं ये भी बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये इसको मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊं। सीक्वेंस वो होगा जो मैं निर्धारित करूंगा। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थियों को चीजें कैसे समझ में आनी है। हम क्यों आज तक चीजों को नहीं समझ पाए, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्रमबद्धता है। हम क्रम से कभी सीखे ही नहीं, हम क्रम से कभी सीखे ही नहीं, और इसीलिए हमको संधि करना आज भी नहीं आता, और इसीलिए हम समास में आज भी कंफ्यूज होते हैं, हम आज भी उपसर्गों में कंफ्यूज होते हैं, हम आज भी प्रत्ययों में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे कारण। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है ये क्रमबद्धता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे पहला कारण है क्रमबद्धता ना होना। यदि आप क्रमबद्ध रूप से चीजों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए आसान होता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक है। चलिए आप लोग को
क्लियर है? इतनी सारी बातें बता रहा हूं। मधु, भावना, कांक्षी, अभी सिलेबस पे ही बात कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक, चल। अब इकाई नंबर 2 में जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर है शब्द रूप और शब्द रचना। वैसे देखा जाए तो शब्द रूप के अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं। एक को बोला जाता है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक, है ना। लेकिन इन महाशय ने क्या किया है कि लिंग वचन टॉपिक को पहले ही लिख दिया है। ये व्यापम का सिलेबस है, ऐसे ही लिखा हुआ है। व्यापम का सिलेबस ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं से मैंने बस इसको टाइप करवाया है। जबकि शब्द रूप का टॉपिक जो है इसके अंतर्गत आता है कौन? लिंग, वचन और कारक, ये 3 चीजें। अब इसके बाद शब्द रचना है, तो शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली 4 टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक आता है आपका संधि, एक टॉपिक आता है आपका समास, एक टॉपिक आता है आपका उपसर्ग और चौथा टॉपिक है इसमें प्रत्यय। तो शब्द रचना के अंतर्गत ये 4 टॉपिक्स आते हैं। इन चारों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके साथ ही स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनको हम देखेंगे। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, इसमें पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द यहां पर लिखा हुआ है। ठीक। अब शब्द रचना में देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब सिलेबस में यदि देखोगे ना, मतलब कायदे से अगर देखोगे तो ये टॉपिक यहां होना था और ये संधि वाला टॉपिक जो है ये यहां पर होना था। ठीक है, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त इधर उधर करके लिखा हुआ है, लेकिन टॉपिक सारे लिखे हुए हैं सिलेबस में। इंपॉर्टेंट ये है ना, आपके सिलेबस में मेंशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस में बाकायदा मेंशन किया गया है। इसके बाद इकाई 4 में पद और पदभेद हैं। 8 प्रकार के शब्द आप पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें से 4 प्रकार के शब्दों को यहाँ पर शामिल किया गया है। संज्ञा आप पढ़ेंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके अलावा है यहाँ पर कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आना कहाँ था? इसके साथ, ठीक है। लेकिन लिखा कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ है सब, लेकिन सिलेबस में बाकायदा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका इकाई 4 तक का सहायक शिक्षक का सिलेबस। अब इकाई 5 में क्या है सर? इकाई 5 में है वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पद क्रम। ठीक है। अब इकाई 6 आप देखें तो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, साथ में अपठित गद्यांश है। देखिए अपठित गद्यांश शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीटीईटी में यहां से मान करके चलो क्वेश्चन डन है, आना ही आना है। कम से कम 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे अपठित गद्यांश के, कम से कम 4 क्वेश्चन। और ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लिए, पैसेज को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिए, आंसर आपके हाथ में होगा। लेकिन उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप सोचोगे ना कि अरे अपठित गद्यांश ही तो है, बस एक बार पढ़ के चले जाएंगे, हो गया, उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए ताकि आप टाइम ज्यादा ना लगा पाओ। ठीक है, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है जो जो टाइम बचाती है आपका, है कि नहीं। हिंदी में टाइम बचाना होता है आपको, तब उस और बचे हुए टाइम को आप इन्वेस्ट करते हो कहाँ? मैथ्स, है कि नहीं। मैथ्स में, अंग्रेजी में आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, लेकिन ये टाइम बचाने वाला सेक्शन है। अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं तो ये मान करके चलो आप 30 प्रश्नों के लिए 30 मिनट नहीं ले सकते हिंदी में। अगर आप उतना ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कमी है। 30 प्रश्नों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा बोलता हूं 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। बचे हुए 10 मिनट मैथ्स के लिए दो। मैथ्स में कम से कम 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे उतने समय में, है कि नहीं। हाँ सर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका टाइम बचा करके देगा। कब? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम खाना है, यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बाकी के 3 यूनिट्स जो हैं
ये आपके पेडागोजी वाले भाग से संबंधित है, यानी इकाई नंबर 7, 8 और 9। और ये 7, 8, 9 में कुल मिलाकर के हमको पढ़ना क्या है ये बता रहा हूं। ये जो 3 अध्याय हैं, इसमें आपको हिंदी बच्चों को कैसे सिखाई जाती है, उस प्रक्रिया के क्या गुण होते हैं जिस माध्यम से आप हिंदी उनको सिखाते हो, सही क्रम क्या होता है, बाल मनोवैज्ञानिकों के कुछ कथन, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होता है कि नहीं। एक समस्या जो हमारे समाज में देखी जाती है शिक्षकों में, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि शिक्षकों के अध्यापन कार्य में एक बाधा होती है, जिसको बोला जाता है बहुभाषिकता। ठीक है, शिक्षण कार्य में, भाषा शिक्षण में जो कठिनाई होती है, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यदि देखें तो वो है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता कहने का मतलब एक ही कक्षा में अनेक भाषा पृष्ठभूमियों के बच्चों का होना, है कि नहीं। अनेक लैंग्वेज बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनको हमको चीजें समझानी होती हैं। हिंदी समझानी है एक दक्षिण भारतीय बच्चे को, आप कैसे समझाओगे, आप कैसे पढ़ाओगे, ये अपने आप में एक टास्क होता है। तो ऐसे कक्षा में एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा जो चारों प्रकार के भाषाई कौशल हैं, जिसको आप पढ़े होंगे, सुबोपली, है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों प्रकार के भाषाई कौशल आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको इसी में मैं पढ़ाऊंगा भाषाई विकास के चरण, है ना। पियाजे के जो 4 अलग अलग चरण हैं संज्ञानात्मक विकास के, उन चारों चरणों में बच्चा कैसे, किन माध्यमों से भाषा को सीखता है। ठीक है, इसके अलावा हर चरण में आप किन सामग्रियों के द्वारा बच्चों को भाषाई कौशल में ज्यादा अधिक निपुण बना सकते हैं, यानी उनके भाषा सीखने की क्षमता को कैसे तेज कर सकते हो, ये भी आपको इसके अंतर्गत ही पढ़ना है। इसके अलावा अनेक सिद्धांत हैं, 9 सिद्धांत हैं टोटल भाषा शिक्षण के, 9 सिद्धांत। वो 9 सिद्धांत भी आपको पढ़ने हैं। आपने पढ़ा होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, स्किनर, है कि नहीं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आता है इसमें, क्राशन का सिद्धांत आता है, स्टीफन क्राशन का। ठीक है, तो वो सिद्धांत भी हमको देखने हैं। चॉम्स्की का सिद्धांत, एलएडी वाला, वो भी हमको देखना है इस सिद्धांत में। तो भाषा शिक्षण के जितने मूलभूत सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक, इसके अलावा लास्ट में आपका टॉपिक आएगा मूल्यांकन। ठीक है, असेसमेंट, असेसमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको 2 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, एक तो आकलन पढ़ना है, दूसरा मूल्यांकन पढ़ना है। ठीक है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और असेसमेंट पढ़ना है आपको, आकलन। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो ये आपके सहायक शिक्षक का सिलेबस है। अब सहायक शिक्षक के सिलेबस को यदि मैं शिक्षक के सिलेबस से कंपेयर करूं, तो शिक्षक का सिलेबस जो है ये 8 अध्याय में बटा हुआ है। शिक्षक समझ गए ना, शिक्षक मतलब माध्यमिक वर्ग के जो शिक्षक हैं, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक जो अध्यापन कार्य करने वाले हैं, इनके एग्जाम के लिए जो सिलेबस है, इसमें 8 अध्याय है। वहां 9 अध्याय थे, यहाँ 8 अध्याय है। भले यहाँ अध्यायों की संख्या कम है, लेकिन प्रश्नों का स्तर यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप यदि तुलना करेंगे प्राथमिक स्तर से, इनकी तुलना यदि करते हैं, तो प्रश्नों का स्तर इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। सहायक शिक्षक में थोड़े से, मतलब अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो प्रश्नों की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है। प्रश्न अच्छे स्तर के कहां पूछे जाते हैं, शिक्षक में। यहां पर जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सीटीईटी के प्रश्नों से मैच करते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है, ठीक है, चर्चा करते हैं विमल, है ना। हाँ, इसमें 8 अध्याय में क्या क्या है, तो वही सारे टॉपिक, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन। यहां पर एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, काल। वहां नहीं था, सहायक शिक्षक में नहीं था, शिक्षक में काल वाला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वहां भी थे, यहां भी हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, नया टॉपिक मिलेगा इसमें, शब्द युग। शब्द युग में आपने पढ़ा होगा, एक ही जैसे उच्चारित होने वाले 2 शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है कि नहीं।
जैसे तरंग और तुरंग, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का। तरंग और तुरंग, तरणी तरणी, एक में ण में छोटे ई की मात्रा, एक में बड़े ई की मात्रा, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। पाहन और पाहुन या पाहुना, ये अर्थ अलग अलग हैं इनके, ठीक है। हाँ, तो शब्द युग्म जो है ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक और नया टॉपिक यहां पर आपको मिलेगा, वो है शब्द शक्ति। जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं, है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों प्रकार की शब्द शक्तियां आपको सहायक शिक्षक में नहीं मिलेंगी। ये कौन से सिलेबस में है? शिक्षक के सिलेबस में आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है। इसके बाद इकाई 3 में पद एवं पदभेद है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, ये सारे टॉपिक यहां भी हैं, वहां भी थे। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि शिक्षक पद हेतु जो एग्जाम होता है ना, उसमें केवल 4 प्रकार के शब्दों को लिखा तो है, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से आए जरूरी नहीं है। इसमें से आएगा, लेकिन इसके अलावा एक टॉपिक और इसमें शामिल हो जाता है, अव्यय। और अव्यय से क्वेश्चन आपको हर बार यहां पर एग्जाम में देखने को मिलता है, हर बार मिलेगा। एक क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। चाहे आप सीजीटीईटी का एग्जाम देख लो, शिक्षक वर्ग का, या पिछले शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं देख लो, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। अब इसके बाद वाक्य परिचय, अंग एवं वाक्य भेद, वहां भी था, यहां भी है। यहां पर आपका एक नया टॉपिक जुड़ जाएगा, वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वहां नहीं था, यहां पर आपको पढ़ना है। जो 20 प्रकार के चिन्ह कामता प्रसाद गुरु ने बताए हैं, उन 20 प्रकार के चिन्हों को आपको पढ़ना है। कौन से चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, पूरी डिटेल में इसकी स्टडी हम लोग करेंगे, पूरा डिटेल में इसको मैं बताऊंगा। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको शिक्षक में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद शब्द रचना, इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपको पढ़ना है। अपठित गद्यांश वहां भी था, यहां भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषाई कौशलों का अध्यापन, तो वही 4 प्रकार के भाषाई कौशल जो आपने पिछले सिलेबस में देखा सहायक शिक्षक में, वो पूरे का पूरा सिलेबस कहाँ है, शिक्षक में भी है। तो ये पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस 8 भागों में बटा हुआ है शिक्षक का, और इसमें जितने भाग आपको दिख रहे हैं व्याकरण के, लगभग उतने भाग आपको सहायक शिक्षक में भी मिले हैं। शिक्षक में कुछ टॉपिक आपको अलग से देखने को मिले, जैसे काल आपको अलग से देखने को मिला, शब्द युग्म आपको अलग से देखने को मिला, विराम चिन्ह आपको अलग से देखने को मिला। ये टॉपिक ऐसे हैं जो अलग से, शब्द शक्ति है, ये अलग से जुड़े हुए टॉपिक हैं, और यहां से क्वेश्चन आते हैं, शिक्षक में आते हैं, सहायक शिक्षक में नहीं आएंगे, शिक्षक में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ठीक है। और यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर पेडागोजी में तो केवल 1 यूनिट दिया है, लेकिन पेडागोजी का स्तर इसका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सहायक शिक्षक की तुलना में शिक्षक के एग्जाम में आप सिलेबस देखेंगे, है ना, तो सिलेबस में पेडागोजी बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा होता है, प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आपको थोड़ी सी डीप स्टडी की आवश्यकता यहाँ पर भी होती है, ठीक है। चलिए, हाँ बैठ जाइए, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पूरा ताना बाना है, सिलेबस कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है। प्रश्नों की भी यदि बात करूं तो पिछले एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है, सीटीईटी का क्वेश्चन है ये भाषा का, है ना। अब आप क्वेश्चन देख करके ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको पढ़ने की क्षमता अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए, है ना। पढ़ने की स्पीड और पढ़ते हुए चीजों को समझ पाने की क्षमता यदि आप अपने में विकसित नहीं कर पाए, तो ये मान करके चलो कि भाषा के प्रश्न जो आपका टाइम बचाने वाले थे, वही आपका टाइम कंज्यूम करने वाले बन जाएंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम आपका लेने लगेंगे, क्योंकि प्रश्न छोटे छोटे नहीं होते, प्रश्नों का
साइज देखिए आप, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, आप पहले यहां से प्रश्न पढ़ना चालू करोगे। हम लोग की आदत क्या होती है, हम प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, इतना पढ़े, दन से आंसर लगा दिया। यहाँ पर आपको चीजों को पढ़ना होता है। ये देखो, ये पूरी चीजें आपको पढ़नी है, तब आप आंसर निकाल पाने में सक्षम हो पाओगे। ये देखो, ये इतना प्रश्न पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको, आप में पठन क्षमता जो है इसका विकास अच्छा खासा होना चाहिए। और अगर पठन क्षमता आपकी विकसित नहीं है तो ये मान करके चलिए कि इनको पढ़ने में आपको टाइम देना पड़ेगा। और यहां पर यदि आप टाइम लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मैथ्स के लिए टाइम थोड़ा सा कम पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना और क्लास के चलते चलते ही खुद को इतना विकसित करने की कोशिश करना कि आप प्रश्नों को पढ़ करके उसका आशय समझ सको। ठीक है, वैसे भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब बीएड या डीएड कर रहे थे तो उस समय आपने पठन जो भाषाई कौशल है उसके महत्व को समझ लिया होगा। ठीक है, जो पाठन भाषाई कौशल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या केवल शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को पढ़ लेना होता है क्या? नहीं सर, उसको पढ़ करके उसको अंतर्ग्रहित कर पाना, इसीलिए तो उसको ग्राही कौशल कहा जाता है। पढ़ा है आपने, ग्राही कौशल है ना? दो प्रकार के कौशल में बांटते हो आप, अभिव्यंजनात्मक और ग्राही कौशल। तो अभिव्यंजनात्मक में कौन कौन से हैं? बोलना और लिखना, जबकि सुनना और पढ़ना, इसके द्वारा आप दूसरों के भावनाओं को समझते हैं, दूसरों के द्वारा कही गई चीजों को आप अंतर्सात करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ग्राही कौशल कहा जाता है। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी लाइन को यदि पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग में बैठता भी जा रहा है। ठीक है, बाकी क्लास में तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा दायित्व तो आपको ही बनेगा, क्योंकि रणनीति आपको बनानी है अपने शेड्यूल के हिसाब से, है ना? हर कोई अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करता है, तो आप लोग भी टाइम टेबल तो बनाएंगे ही पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो टाइम टेबल में कुछ समय ऐसा जरूर रखना जिसमें आप केवल पढ़ सको, केवल पढ़ करके अर्थ को ग्रहण कर। अब वो पढ़ना कुछ भी हो सकता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो सकता है, वो साहित्य पढ़ना हो सकता है, कुछ भी पढ़िए, लेकिन इतनी क्षमता विकसित करिए कि एक बार जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी सिलेबस आपको मैंने समझा ही दिया है, सिलेबस में क्या क्या भाग है, कैसे कैसे भाग है। सीटीईटी का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? प्राथमिक भाषा, द्वितीयक भाषा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा, और कोई दूसरी भाषा वाले थोड़ी हैं? प्राथमिक भाषा में हिंदी, द्वितीयक भाषा में अंग्रेजी, यही है ना? या तो फिर प्राथमिक भाषा में अंग्रेजी, द्वितीयक भाषा में हिंदी, यही होगा सबका। ठीक, नहीं तो फिर कई लोग ऐसे भी रहते हैं ना सर, नेपाली वपाली पढ़ने वाले, नेपाली, है ना, तमिल वगैरह वाले भी रहते हैं। संस्कृत में कई लोग एमए वगैरह किए रहते हैं, तो वो द्वितीयक भाषा में उसको लेते हैं, सेकेंडरी लैंग्वेज में। तो आपको बता देता हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी के लिए ही ये क्लासेस लगेंगी, और किसी अन्य भाषा के लिए ये क्लास नहीं है। ठीक है, हाँ, यानी प्राइमरी लैंग्वेज में हम हिंदी को लेंगे और सेकेंडरी लैंग्वेज में हम लेंगे किसको? इंग्लिश को। ठीक, और यही मान करके चलेंगे कि आप सभी अभ्यर्थियों की प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा यही है। ठीक है, चलिए, तो कल आपके सिलेबस का पहला हिस्सा चालू करूंगा मैं, और पहला हिस्सा जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो हिस्सा होगा भाषा बोध। ये टॉपिक मैं शुरू करूंगा आपका। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सिलेबस में कहीं पर लिखा तो नहीं है? सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन आप पिछले 3-4 साल का सीजीटीईटी का ही एग्जाम उठा करके देखना, और पिछली जो शिक्षक भर्ती हुई है 2021 वाली, 22 वाली, उसको उठा करके देखिएगा। वहां पर आपको एकदम क्लियरली दिखेगा कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा। आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, संस्कृत से पाली आती, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, देखा होगा आपने? हाँ, यही टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, भाषा में गुण कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, हिंदी भाषा का संवैधानिक जो प्रावधान है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
अनुसूची क्रमांक 8 की बात होगी। इसके अलावा आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक हमारे संविधान में जो प्रोविजन किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उन पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। आज वैसे मेरा मन तो था कि मैं आपका पहला टॉपिक शुरू कर दूं, लेकिन चूंकि मुझे 4 सिलेबस बताने पड़े इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन पहला टॉपिक हम लोग कल शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आपसे मुलाकात होगी कल।